नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको प्रीलिम्स और मेंस में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन हो जाए, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के टॉप पे दिए गए लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ixlifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं और वहां से पेपर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स और मेंस की। और आप अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा। जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी अपना नाम, एरिया का नाम, थैंक यू सर, प्रेजेंट सर करके आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कितने बच्चे जो रेगुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो भी करंट बेस्ड टॉपिक चलते हैं, जो इंपॉर्टेंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक को मैं आपको स्पेशली सारी डिटेल के साथ स्पेशल लेक्चर में कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें ही हम जो एग्रीकल्चर अभी जो बिल थे वो उसमें प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, तो एक्ट बन गए, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों करें उसकी डिटेल में। चलिए आज शुरू करते हैं। जो द हिंदू है उसमें सबसे पहले एडिटोरियल में वो आया है कोरोना वायरस के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता ही है, जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से कोई ना कोई एक दिन छोड़ के उस पे कोई ना कोई नई रिसर्च या नई इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो हालांकि हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन फिर से आई है चर्चा में, वो है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अभी जैसे 2-3 दिन पहले ही जैसे हमारे जो हर्षवर्धन जी है, उन्होंने कहा था इंडिया अभी हर्ड इम्यूनिटी से दूर है। ठीक है, तो हमने कल शायद डिस्कस किया था डिटेल में, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो भी बच्चे नए हैं जिनको हर्ड इम्यूनिटी नहीं पता है, उनके लिए समझ लें ये लिए, तो उनका ये हर्ड इम्यूनिटी से दूर है कहने का कारण क्या है, उसके डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आपसे। तो एक चीज तो आपको पता होगी कि कोरोना वायरस में अभी तक मेडिसिन है नहीं। दूसरी चीज, उसमें जो भी कोई पेशेंट की प्रोटेक्शन करता है, वो पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी है। ठीक है, खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति है, तो उसको बताती है कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है उससे, ताकि उसको फीवर या जो भी सर्दी खांसी जुकाम जो भी होता है वो ना हो और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। ठीक है, इस कंडीशन में हर्ड इम्यूनिटी टर्म हमने देखी थी। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले आइडियोलॉजी बताता हूँ, फिर अपना इंडिया को हम कनेक्ट करके बात करेंगे। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसकी 80% पॉपुलेशन यदि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है करंटली, ठीक है, 80%, यानी वो कोरोना ग्रस्त होनी चाहिए। यानी किसी भी डिसीज का इतना सारा फैलावा हो रहा है कि वो 80% जो जनगणना है, ठीक है, जो 80% सामान्य लोग हैं, उन सभी को इन्फेक्शन हो जाए एक ही साथ में। यानी आपको जो भी कोई मिल रहा है, मैं आप सभी कोरोना से इन्फेक्टेड मिले। ठीक है, तो पहाड़ों में या कोई ऐसे दूर दराज के एरिया में रह रहा है जहाँ पे सबका मिलना जुलना है नहीं, ठीक है, ट्राइबल पीपल के जैसे, कि उनको ही छोड़ के जितने भी लोग सिटी या गाँव में साथ में रहते हैं, उन सभी को कोरोना इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन में बिना मेडिसिन के, बिना ट्रीटमेंट के जो लोग हैं, उसकी ही इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ लड़ने लगे। ठीक है, यानी कोरोना का जो असर है ह्यूमन बॉडी में, तो रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम करता है, हमने देखा हार्ट पे प्रॉब्लम करता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा दिमाग पे उसकी असर होती है, वो कुछ भी ना हो, ऐसी कंडीशन को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी जो ह्यूमंस है, ठीक है, उन्होंने ही कोरोना वायरस के खिलाफ अपने ही अंदर एंटीबॉडी क्रिएट कर दी है, कि जिसके वजह से कोरोना वायरस का जो इश्यू था, प्रॉब्लम था, उसका जो इम्पैक्ट था, ठीक है, वो खत्म हो जाए, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो उनका कहना क्या है, अभी जो इंडिया है, ठीक है, उसमें हार्डली 50 to 60% लोग ही इन्फेक्टेड हुए, उसमें से काफी पेशेंट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार की वायरल बीमारी है, तो जिसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते यानी 14 दिनों के अंदर उसमें रिकवरी आ जाती है, और 1 महीने में वो फिर से जैसे थे वैसे के वैसे तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम किन किन पेशेंट को है, जो पेशेंट ज्यादा एज के, ठीक है, यानी मोर देन 60, दूसरी उनके साथ और भी कोई बीमारियां है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। ऐसी कोई भी डिजीज है जिसके वजह से यदि उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसमें कोरोना वायरस से डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, क्योंकि किसी भी तब तक मेडिसिन नहीं आती, तब तक हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तब तक उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसको सेल्फ आइसोलेशन में रख सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसके वजह से इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे और उसी की बॉडी उसको ट्रीट करे, ठीक है। इसके लिए सर्वे हुआ था, सर्वे करवाया था आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने। सर्वे है सेरो सर्वे, ठीक है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन बताई गई थी। और जैसे कि अभी भी चल रहा है, जो कोरोना वायरस पेशेंट है उसके टेस्टिंग के लिए जो 2 टेस्ट होती है, सबसे पहला होता है रैपिड टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि जो भी पेशेंट है उसकी जो टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया जाएगा उसमें चेक किया जाएगा, उसमें जो एंटीबॉडी है, ठीक है, आईजीजी आईजीएम या जिसको हम इम्यूनिटी ग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो रैपिड टेस्ट में चेक किया जाता है, 10 से 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो 2 लाइन आती है, नेगेटिव है तो 1 ही लाइन आती है। फिर उसके अलावा दूसरी जो टेस्ट है वो हमने डिटेल में देखी हुई है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, आपको याद रखना है संडे का जो सेशन रहता है, ठीक है, वो साइंस इन टेक में जितने भी अपडेट्स आते हैं उसके बेस है, वहां पे भी मैंने डिटेल में आपको जो आरटीपीसीआर है उसका डिस्कशन किया है, रैपिड टेस्ट का डिस्कशन किया है, और किस प्रकार से यदि वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी कैसे ट्रीट करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल में डिस्कस आपसे की हुई है। नए बच्चे वो पढ़ लेना, ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है, या तो जो भी अपने करंट अफेयर के पुराने लेक्चर है वो आप देख लेना, जहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। फिर ये बात आई है जो यूनाइटेड नेशन ने अंदर के जो काउंसिल थी, ठीक है, वहां पे जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने जो रायता फैलाया था, ठीक है, रायता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनको ये पता नहीं होता है कि हम कौन से फोरम में क्या बात करना चाहिए, ठीक है, और उसके द्वारा जो भी बात हो उसको रायता फैलाना ही कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई पाकिस्तान के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले, ठीक है, उस पर चर्चा ना करते हुए या पाकिस्तान का ग्लोबली रोल क्या है उस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए उन्होंने फोकस किया कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम है, जिसमें उन्होंने बात की यूनाइटेड नेशन में इंडिया के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, दूसरा आर्टिकल 370 की, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, ये मुद्दे चर्चा किए यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल फोरम में, जहां पे बाकी सारे जो देश है इंक्लूडिंग इंडिया की भी मैं आज बात करूंगा, इंडिया ने अपने कौन कौन से पॉइंट रखे, वो सबको फोकस करने के बजाय क्या किया कि भाई हमारे जो भारत के जो इश्यू है, ठीक है, एलओसी पे टेंशन, लाइन ऑफ कंट्रोल एपीओके वाला जो एरिया है वहां पे, ठीक है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उस एरिया में कि जो सीज फायरिंग हो रही है, जो करता तो है पाकिस्तान लेकिन नाम भारत का देता है, ठीक है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी सभी को पता है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो टेररिज्म के लिए हेवन है, ठीक है, जन्नत है, यानी कोई भी टेररिस्ट है उसको यदि कहीं छुपना है उसके लिए सेफ हेवन कोई है तो पाकिस्तान है, ठीक है। ऑलरेडी पाकिस्तान खुद ही जो एफएटीएफ है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में जाने से उसको अमेरिका ने रोका हुआ है, ठीक है, वरना उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं, जब उस पर ज्यादा प्रेशर किया जाता है ग्लोबली तब जाके वो अपने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें वो नाम डिक्लेयर करता है, वो भी ऐसे नाम के जो सबको पता है, जो मेजर टेररिस्ट है वो भी वहां है लेकिन उसके नाम वो डिस्प्ले नहीं करता है, ठीक है। और वहां पे जो डेमोक्रेसी के रूल है, ठीक है, रूल्स है, वो आप देखेंगे काफी सारे जो एरिया है वहां पे उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उनको जब हम देखते हैं तब पता चल जाता है कि यदि इन लोगों का ये हाल है तो पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल होता होगा, ठीक है। काफी सारी बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। दो है यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान ने जो जो भी मुद्दे उठाए, ठीक है, वो सभी मुद्दे आपको पता होने चाहिए, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद आर्टिकल 370, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है कि जो कोई भी टॉपिक नेशनली और इंटरनेशनली जब कभी भी बातचीत में चलते हो, ठीक है, तब आपको हमेशा याद रखना है वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में डायरेक्ट उसी टॉपिक पे कोई बात पूछ ले क्योंकि वो इंटरनेशनली बात हो रही है, तो हालांकि पाकिस्तान ने ये छेड़ रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है, तो हमको भी पता होना चाहिए ये सारे पॉइंट है क्या, क्योंकि उसके सारे जो पहलू है उसमें से कोई भी पहलू करेक्ट द सेंटेंस में या मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं,
तो आपको भी पता होना चाहिए। इंडिया ने क्या किया है, उसका भी मल्टीलेटरलिज्म पे रोल की आज डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं हमारे जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, इंडिविजुअली उसके ऊपर। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है जसवंत सिंह के बारे में। हालांकि यूपीएससी कोई व्यक्ति विशेष के बारे में इंडिविजुअली नहीं पूछता है, पहले पूछता था, ठीक है, ऐसा भी नहीं है नहीं पूछता है, लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए उन्होंने किस व्यक्ति के 20 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 2019 का जिस भी विद्यार्थियों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया होगा तो उसको पता होगा। लेकिन पॉलिटिशियन बेस यदि वो किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादातर पूछता नहीं है, जबकि नाम लिखने से भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नाम भी किसी का नहीं लिखना है, जहां तक कि आप उसका पोस्ट या उसका जो कोई होदा है, ठीक है, उसी को इंट्रोड्यूस करके आप अपना अच्छा आंसर कोड कर सकते हो, तो आपको नाम भी नहीं लिखना है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो सिपाही थे, जो डिप्लोमेट थे, जो पॉलिटिशियन थे, ये खुद में ही वन मैन आर्मी थे, ठीक है। तो इनकी सारी हिस्टोरिकल बातें यहाँ पे की गई है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है, यदि आप पॉलिटिकल व्यू ज्यादा रखते हैं, यदि आपके लिए पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी महत्व रहता है, ठीक है, तो आपके लिए जानना जरूरी है, वरना बाकी जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से बात आई है श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी है उसको लेके। तो कल मैंने आपसे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, इसके बारे में आज 2 पॉइंट आए हैं। एक यहाँ पे आया है जहाँ पे कल हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्ट, और तमिल माइनॉरिटी जहाँ पे 13 अमेंडमेंट के द्वारा उन जो तमिल माइनॉरिटी है उनको कुछ राइट दिए गए थे, सर्टेन राइट दिए गए थे, ठीक है। इसके बारे में तो इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे जो इंटरनेशनल टॉपिक दिया हुआ वहां पे, ठीक है, ताकि सारे पॉइंट है वो डिस्कस हो जाए डिटेल में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्लोबली मल्टीलेटरलिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर काफी सारी बातें की थी। और उसके अलावा भी भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत क्या करना चाहता है फ्यूचर में, और भारत कैसे चल रहा है ग्लोबली, अभी जो कोरोना पेंडेमिक के बाद क्या क्या चीजें फोकस में होनी चाहिए उसके ऊपर, तो उसकी डिस्कशन करते हैं डिटेल। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बातें बताई गई है, ठीक है, कुछ बातें नहीं बताई गई है। भारत ने सारे कौन कौन से पॉइंट रखे उसकी डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे नहीं की है, मैं उस सभी पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट की बातें की गई है, उसके बाद भारत के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए वो सारी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपने यदि यूनाइटेड नेशन में भारत की स्पीच ना भी पढ़ी हो तब भी आपको सारे पॉइंट है वो मैं एक एक करके हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है मल्टीलेटरलिज्म का अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, ये मल्टीलेटरलिज्म में जो फर्स्ट कंट्री के कॉन्सेप्ट में, यानी यदि मेरा लाभ है, ठीक है, तो ही मैं कार्य करूंगा, वरना मैं कार्य करूंगा नहीं, उस कॉन्सेप्ट में ज्यादा चला गया। उसके लिए काफी एग्जांपल है, जैसे यूएस अमेरिका, वो जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनसे एग्जिट हो रहा है, ठीक है, वो हमको पता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, यदि जो भी कोई संगठन है, ठीक है, उसमें अमेरिका जुड़ा हुआ है और अमेरिका का बेनिफिट नहीं हो रहा है कुछ भी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, जियो पॉलिटिकल, तो अमेरिका वहां से बाहर हो रहा है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है इनके साथ रह के अपना कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी सारी पॉलिसी है वहां पे डिस्कस किया था। दूसरा हमने देखा था ब्रेक्सिट, ठीक है, जहां पे ब्रिटेन है, जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, उस टाइम को ब्रेक्जिट हमने बोला था, यानी यूरोपियन यूनियन में जितने जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, अभी 27 है, पहले 28 थी, एक ब्रिटेन है वो एग्जिट हो गया तो 27 बचे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो बाकी कंट्री है जिनका प्रेजेंस वहां पे है, जिनकी देश के हित में कार्य हो रहा है, तो सब यूरोपियन यूनियन के साथ कार्य करते हैं, लेकिन ब्रिटेन का वहां पे प्रेजेंस चला गया था, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो चला गया था, तो वो वहां पे एग्जिट हो गए, ठीक है। ये क्या दिखाता है कि भाई यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के अपना यदि फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसके साथ कार्य क्यों करें, उस प्रकार का। दूसरा अपने दूसरे पड़ोसी देश चाइना की बात है कि चाइना ग्लोबली में मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो करता है, लेकिन उसमें भी उसकी एक ही टर्म रहती है, वो रहती है चाइना फर्स्ट। चाइना को बेनिफिट होना चाहिए, चाहे सामने वाली कंट्री पूरी धुल जाए या इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ जाए या कर्जदारी में आ जाए, जो भी हो। दूसरा, उन्होंने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो भी रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, उसमें भी उनका ही फोकस है, चाइना का ही फोकस है, चाइना को बेनिफिट मिलना चाहिए। रीजन क्या है, चाइना अभी जो उनके ज्यादातर जो ट्रेड है, ठीक है, वो पैसिफिक रीजन से होके, इंडो पैसिफिक रीजन से होके बाकी सारे जो भी देश है, अफ्रीकन देश है, ठीक है, जो उनके साथ डील करते हैं। तो उनका क्या सोचना है कि भाई मान लो किसी भी कारणवश यदि वो किसी के साथ
वॉर की कंडीशन क्रिएट कर दे, ठीक है, युद्ध जाहिर हो जाए, तो बाकी की जो कंट्री है जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यहाँ तक कि अमेरिका है, वो उनके जो सी रूट है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दे, तो उनका जो क्रूड ऑयल है या बाकी जो ट्रेड है वो कैसे होगा, तो वो करने के लिए उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, इसलिए जो चाइना है, ठीक है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया को ज्वाइन करने का कार्य कर रहा है, ताकि सारी कंट्रियां है उससे जुड़ जाए, उसके साथ कार्य करने लगे और चाइना का अल्टीमेट डेवलपमेंट हो, ठीक है, ताकि यदि जो सी रूट है वो ब्लॉक भी हो जाए किसी वॉर कंडीशन में, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए उसका कोई भी जो ट्रेड है वो ना रुके, उसका जो क्रूड ऑयल का डिमांड है वो कंटिन्यू रहता रहे, उसके लिए वो हमेशा कार्य करता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है जो ओवरऑल है, यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर है वो भी ज्यादातर जितने भी डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन में उनका एक ही पॉइंट रहता है कि भाई हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो न्यूट्रल रहना चाहिए, जिसकी फोकस ग्लोबल ह्यूमन बींग होने चाहिए, ठीक है, मानवता पे जिसके कार्य होने चाहिए, जिससे सिक्योरिटी बने रहे, शांति बने रहे, जस्टिस हो, पीस मिले, उसके वो डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। उसका ही एग्जाम्पल जो टर्की इंटरनेशनल सीरिया लिबिया एंड ईस्ट मेरिडियन सी वाला जो रीजन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ था, टर्की और ग्रीस के जो पॉइंट है वहां पे वो सारे हाईलाइट किए गए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की गई है जो हमारे दोनों मित्र है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात यहाँ पे की गई है कि भाई जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, ठीक है, जिसको किसी को भी पता नहीं था ऐसी होगी, तो इसके वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, जो अचीव करने थे हर एक स्टेज में हर एक कंट्री को, और तो वो नहीं हो रहे, उसकी डिस्कशन यहाँ पे की गई है। और मेनली जो भारत ने फोकस किया है, ठीक है, तो भारत ने बात रखी है कि भाई मल्टीलेजम में सारे जो इतने जो एग्जांपल देखे, ठीक है, बारी बारी से अमेरिका, फिर यूके, चाइना, तो ये सब में क्या हो गया है कि सब लोग अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में यदि जिम्मेदारी कोई बात आती है तो सभी लोग पीछे हट जाएंगे, बाकी यदि कि भाई बेनिफिट की बात आएंगे तो सभी लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो गया मल्टीलेजम, यानी यदि मेरा फायदा नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ नहीं, मतलब मैं फॉलो मल्टीलेजम करता हूँ। मल्टीलेजम का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि दो से ज्यादा देश यानी तीन और उससे भी ज्यादा जब कभी देश एक साथ आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, ये टर्म शुरू हुआ था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर दो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गए थे, ठीक है, जहां पे पहले बात करें यूनिलेटरल, यूनिलेटरल यानी पूरे विश्व में एक ही पोल हो जिसको सभी लोग फॉलो करें। फिर होता है बाइपोलर, ठीक है, जहां पे दो पोल हो जैसे अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है, तो कुछ अमेरिका को फॉलो कर रहे थे, कुछ यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे, और इसके अलावा तीसरे थे जो किसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसने नॉन अलाइनमेंट मोमेंट फॉलो किया था जैसे इंडिया। और अभी जो सिनेरियो है वो है मल्टीलेजम, यानी हमारा ना तो हम रशिया के साथ है, ना तो हम अमेरिका के साथ है, ना तो हम चाइना के अगेंस्ट में है, ना तो हम किसी के साथ मित्र है, और हम किसी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे देश के साथ दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई व्यू नहीं है। तो इंडिया यही बात बताना चाहता है कि भाई अपना व्यू होता है वो होता है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, पूरा विश्व एक परिवार है और हम उसी प्रकार से काम करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को फोकस करके काम चलते हैं। इंडिया तब भी दूसरे कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं था जब वो महासत्ता में नहीं था, या महासत्ता अभी भी जो डेवलप है विकसित है वैसा नहीं था, और अभी है, तब भी इंडिया किसी भी के ऊपर भी भारी नहीं पड़ता है, किसी के साथ भी युद्ध नहीं करता है, ठीक है, वो हमेशा सबका देखता है। दूसरा, इंडिया ने जैसे काफी सारे पॉइंट पे ऑलरेडी जंग छिड़ के रखी हुई है, जैसे टेररिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया बार बार ट्राई करता है कि टेररिज्म कम हो जिससे वर्ल्ड में शांति और सलामती बनी रहे। दूसरा जो सबसे ज्यादा है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसके लिए इंडिया कार्य करता है। फिर आता है ग्रीन एनर्जी, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी के लिए इंडिया हमेशा कार्य करता रहता है कि भाई जिसके वजह से जो हम कोयला है या क्रूड ऑयल है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, और ग्लोबली भी बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से हम कार्बन इमिशन कम करें, ठीक है, जो पोल्यूशन है वो कम करें, ताकि क्लाइमेट के ऊपर इसका जो असर होता है वो कम हो। और एशियन रीजन में इंडिया सबसे एक्टिवली क्लाइमेट रीजन पे भी कार्य करता है, और इंडिया बाकी भी के इंडिया के मित्र देश और बाकी सभी देशों के लिए जितना भी हो सकता है उतना सपोर्टिवली काम करता है, ठीक है। और इंडिया है जहाँ पे 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है, और जितनी भी नेबर कंट्री है उनका भी ध्यान रखता है। तो
जो यहाँ पे कहा गया है कि भाई यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि अपने बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेते हैं, उसके बजाय यूनाइटेड नेशन को अपनी गरिमा के लिए जो ग्लोबली नीड है, ठीक है, उसको फोकस करके चलना चाहिए, जिसके ऊपर इंडिया हमेशा से कार्य करता रहा है। तो वही चीज को हाईलाइट किया गया है, तो इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। इसके लिए भी इंडिया ने काफी सारे मुद्दे वहां पे रखे, ठीक है। 2 दिन तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तो ये सारे पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। मल्टीलैजम पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है यदि आप 2020 की प्रीलिम्स या मेंस जो भी कुछ देने वाले हो। मल्टीलैजम कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया का रोल क्या है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो फ्रंट पेज पे न्यूज आई उस न्यूज को लेके, जैसे कि जितना जल्दी हो सके उतना कोविड-19 की वैक्सीन आने के चांसेस है, ऐसा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है। और उनके द्वारा काफी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। दूसरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होने ही वाली है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देख के हम कह ही सकते हैं कि एग्जाम कंडक्ट होगी, क्योंकि उसको टालने के लिए यूपीएससी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपनी प्रिपरेशन बराबर है, सारे सेंटर अलर्ट कर दिए गए हैं, हॉल टिकट भी हो गई है, तो एग्जाम होंगे ही। एग्जाम की डेट चेंज होने के कारण नहीं है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के प्रोपोगेंडा या कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इस प्रकार के जो भी ऑनलाइन सोर्सेज की बात हो रही हो, ठीक है, उसको देखना टालना। यदि आप यूपीएससी 2020 देने वाले प्रीलिम, तो अपना पूरा फोकस उसी पे करना, ठीक है। करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप जिस प्रकार से करते हो कंटिन्यू रखना। अभी सीसेट पे भी थोड़ा फोकस करना, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, ठीक है, डिस्कस कर लेना या प्रैक्टिस कर लेना, वॉट एवर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है। हालांकि डिसीजन 31 सितंबर को आ सकता है, ठीक है, लास्टली दिया गया है 30 सितंबर को आ सकता है कुछ भी, तो भले डिसीजन बाद में है, लेकिन 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा, ये पोस्टपोन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के प्रोपोगेंडा में ना पड़िएगा और अपना पूरा फोकस है वो एग्जाम पे लगाएगा। फिर एक डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल मुद्दे में। तो हमने कल इसके बारे में मैंने आपको हिंट दी थी, ठीक है। अर्मेनिया और अजरबैजान है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप वर्ल्ड मैप में ये देख लेना, और दूसरा जो एरिया देखना था वो था नागोर्नी काराबख, ठीक है, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको ये पूरा जो मुद्दा है उसमें क्या क्या पॉइंट है जो आपके काम के पॉइंट है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके सामने मैं यहाँ पे सैटेलाइट मैप लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी आप वर्ल्ड मैप में भी देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये पूरा विश्व है, ठीक है। यहाँ पे कास्पियन सी में ये है अजरबैजान और ये है अर्मानिया, ठीक है। पहले कंट्री ये बाकू उसकी कैपिटल है, और गैमरी गैमरी अर्मेनिया की है। एक आप यहाँ पे टुकड़ा देख सकते हैं, ये वाला फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और ये पूरा एरिया वो है अजरबैजान का, और यहाँ पे बीच में है अर्मेनिया। जो डिस्प्यूट चल रहा है वो है नागोर्नो काराबख एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अभी समझिए कितनी कितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो अजरबैजान है वो मुस्लिम कम्युनिटी देश है, और अर्मेनिया है वो क्रिश्चियनिटी देश है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है, यानी ये पहले दोनों यूएसएसआर के कंट्री थे, फिर धीरे धीरे अलग हुए, ठीक है, उससे तभी से इनका ये जो एरिया है नागोर्नो काराबख, उस एरिया के लिए अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। अभी समझ लीजिए जो एरिया है उस पे अजरबैजान अपना हक जमाता है, अर्मेनिया अपना हक जमाता है। हालांकि यहाँ पे जो अर्मेनिया को सपोर्ट करने वाले पब्लिक ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, कास्पियन सी से जो नेचुरल गैस की पाइपलाइन जाती है वो यहाँ से जाती है, इस रूट से। आप मैं आपको बता दूं तो इस रूट से। तो इस बीच में इन दोनों कंट्री की जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से इस रूट से जो गैस जा रही है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जो अजरबैजान है उसको टर्की सपोर्ट करता है, ये पॉइंट कल डिस्कस किया था, ठीक है। जो पॉइंट थे वहां पे मेंशन थे, और अर्मेनिया को जो रूस है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी भी काफी सारी कंट्री अर्मेनिया को क्या सपोर्ट करती है, तो इसमें क्या डिस्प्यूट का समाधान कैसे होता है वही देखना है। मेन चीज है आपको पता होनी चाहिए। बाकू उसका कैपिटल है, कैस्पियन सी पे आए हुए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इस प्रकार से है, मैप देखते हैं तो ज्यादातर आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे किस एरिया के बारे में क्या क्या बातें हो रही है। तो बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करके बताए हुए हैं। जैसे अजरबैजान है वो मुस्लिम कंट्री है, और अर्मेनिया में मेजोरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है। और प्रॉब्लम दोनों के बीच में है ये नागोरिमा काराबख एरिया वाले में, ठीक है। कंपैरिजन देखें तो मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे
जम्मू कश्मीर वाला था मुद्दा, उसी प्रकार से ये चलता आ रहा है और इसने अभी उग्र स्वरूप ले लिया है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पर फायरिंग और जैसे भी टैंक और हेलीकॉप्टर ब्लास्टिंग वाली चीजें चल रही है। तो वो सारी बातें फिर डिस्कस कर लेते हैं। जो अपने श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी है, ठीक है, उसके लेके जो टॉपिक आया है वो, तो कल हमने इसकी डिटेल में डिस्कशन की गई थी, ठीक है, मैंने आपके साथ इसकी डिटेल में डिस्कशन की हुई थी, जितने भी पॉइंट थे वहां पे। तो फिर से एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, सारी जो बातें हैं वो आपसे। तो जब श्रीलंका था, ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया दोनों ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट थे। हालांकि ये डिस्कशन हमने कल की थी, लेकिन फिर से एक बार रिपीट हो जाए तो सबको पता चल जाए, इसलिए। तो इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। इंडिया के जो तमिल थे उनको रबर की खेती करने के लिए श्रीलंका ले जाया गया। वहां पे जो सिंहालिस है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट है, वो मेजोरिटी में है, और जो तमिल लोग हैं, इंडियन तमिल मूल के जो लोग हैं, वो माइनॉरिटी में, ठीक है। तो पहले उनके जो राइट्स था, उनके लिए जो जस्टिस होना चाहिए, उनका जो पॉलिटिकल प्रेजेंस होना चाहिए, वो कुछ था नहीं, ठीक है। उसको लाने के लिए एलटीटीई संगठन का क्या हुआ था, गठन हुआ था, कि जो तमिल माइनॉरिटी के राइट्स जस्टिस के लिए क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। फिर 1987 में एक 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक शांति वार्तालाप किया गया, जिसके अंदर जो तमिल माइनॉरिटी है, ठीक है, उनको राइट्स दिए गए, सर्टेन राइट्स दिए गए, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल प्रेजेंस दिया गया और बाकी सारे जितने भी राइट्स होने चाहिए, बेसिक राइट्स, ठीक है, वो प्रदान किए गए। और एलटीटी है उसका विघटन किया गया, उनको सरेंडर किया गया, ठीक है। इसके साथ मैंने आपसे डिस्कस की थी जो पीस टॉक थी, ठीक है, उसमें हमारे राजीव गांधी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें मैंने आपसे कल डिस्कस की थी। जो पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, वो तब से चलता आ रहा है, और उनके जो राइट्स होने चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा से बात होती रही है कि भाई श्रीलंका के द्वारा जो तमिल माइनॉरिटी के लोग हैं, ठीक है, उसके जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे उनको जस्टिस देना, उनके राइट का प्रोटेक्शन करना, उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस होना, ठीक है, सब कुछ पे फोकस करना चाहिए। तो इनके लिए जो 13 अमेंडमेंट है, उसमें मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि 13 अमेंडमेंट में जितने भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो वो राइट्स इतने नहीं है कि जितने होने चाहिए, ठीक है, वो माइनर राइट्स है या पब्लिक राइट्स है जो वैसे भी होते हैं, जो माइनॉरिटी है उनके पास, उस प्रकार से इसको दिखाया गया है। दूसरी चीजों की यहाँ पे जो बातें की गई थी 13 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो श्रीलंका का है, ठीक है, याद रखिएगा ये श्रीलंका के 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की बात हो रही है, इंडिया के नहीं। तो वहां पे यही बताया गया था कि भाई वहां पे जो लोगों ने प्रोवाइड किया था, ठीक है, जो सिंहाली से जहाँ की गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि भाई 13 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो राइट्स दिए हैं उसमें पावर ज्यादा दी गई है, ठीक है, ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई है, वो जिससे उनके राइट्स का अच्छे से प्रोटेक्शन हो। लेकिन वहां पे जो तमिल माइनॉरिटी, उनका कहना है कि भाई जो दी गई है वो बेसिक ही है जो होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई पावर या एडिशनल है नहीं। तो इसके लिए जैसे कल भी बात हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी बुलाया जा रहा है कि भाई आप आके शांति वार्तालाप करें, ठीक है, ताकि जो 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे अच्छा चेंजेस आए जहाँ की तमिल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की गई थी। इसके अलावा जो श्रीलंका है वहां पे 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी काफी चर्चा में था, तो उसकी भी मैंने डिटेल में डिस्कशन आपसे की थी। फिर 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी डिस्कशन मैंने आपसे डिटेल में की थी कि भाई इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप अच्छे से लिख सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन भी एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन के आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, आप कहाँ से है, किस एरिया से है, प्रेजेंट सर और करके कमेंट कीजिएगा, तो पता चले कितने स्टूडेंट है जो रेगुलर करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।